ठीक है, तो आज अपन जो कल तक जितना हो गया था उसके बाद आज अपन देख रहे हैं ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, मैंने बता दिया था ग्लोबलाइजेशन बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है कि ग्लोबल का क्या मीनिंग होता है। बेसिकली कनेक्टिंग विथ ऑल, मतलब अराउंड द ग्लोब। ठीक है, कनेक्टिंग विथ पीपल अराउंड द ग्लोब, अराउंड द कनेक्टिंग विथ कंट्रीज अराउंड द ग्लोब। जो भी है, बस कनेक्ट होना है तुम्हें अलग अलग पार्ट के, अलग अलग कंट्रीज के लोगों से, या फिर अलग अलग कंट्रीज से, गवर्नमेंट से, व्हाटएवर, तो उसको ग्लोबलाइजेशन बोलोगे। ठीक है, अब यहाँ पे इकोनॉमी की बात हो रही है, तो ग्लोबलाइजेशन मतलब पैसे के मामले में, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन की अगर हम डेफिनेशन बोलें तो क्या करना है, इंडियन इकोनॉमी जो है, इंडियन इकोनॉमी मतलब इंडिया का जितना भी जीडीपी है, पैसे वैसे, एवरेज इनकम वगैरह वगैरह, ये सब कुछ इंडियन इकोनॉमी में आ रहा है। इंडियन इकोनॉमी को वर्ल्ड की इकोनॉमी से लिंक करने को हमने क्या बोल दिया, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन किसकी बात कर रहे हैं, ट्रेड की बात कर रहे हैं, हमने कल भी देखा एमएनसीज की बात कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों की बात कर रहे हैं। तो ये लोग किस तरीके से इंडिया से कनेक्ट हो रहे हैं, किस तरीके से इंडिया में जो है आके ट्रेड कर रहे हैं, इंडिया की इकोनॉमी को बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। तो हो क्या रहा है कि हमारे पैसों पर फर्क पड़ रहा है, मे बी वो बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, जो भी हो रहा है, हमारे पैसों पर फर्क पड़ रहा है। ठीक है, अब हमारे पैसों पर अगर फर्क पड़ रहा है तो इसका मतलब कि वी आर समहाउ कम्युनिकेटिंग, इंडियन इकोनॉमी समहाउ कम्युनिकेटिंग विथ वर्ल्ड इकोनॉमी। ठीक है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अलग अलग देश के लोग ही तो हम यहाँ पे आके ट्रेड कर रहे हैं। इवन हम भी जो है कहीं कहीं पे जाकर ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, तो हम मतलब एक्सचेंज ऑफ गुड्स हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ कम्युनिकेशन हो रही है, एक्सचेंज ऑफ इकोनॉमी हो रही है। तो बेसिकली एक लिंक बन रही है किससे, वर्ल्ड की इकोनॉमी से इंडियन इकोनॉमी की। सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन क्या है, बस कनेक्शन है, कनेक्शन है बहुत सारी कंट्रीज से। ठीक है, दैट इज ग्लोबलाइजेशन, एज सिंपल एज इट। लेकिन तुम इसको जितना प्यार से लिख सको। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन में ये नहीं 2 लाइन का लिख कर आ गए, ऑल्दो अगर वो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2 लाइन का ही लिखना है, पर मैं बता रही हूँ कि ऐसे काम नहीं करने हैं अपन को जो तुम लोग असाइनमेंट दे रहे हो। मैं इतना माइंड नहीं कर रही क्योंकि ओके फाइन लेकिन मैं बता रही हूँ कि ऐसा अपन को पेपर में नहीं करना है, समझ में आ रहा है। जितने मार्क्स का क्वेश्चन है वो क्वेश्चन भले उतने सेंटेंसेस डिजर्व भी नहीं करता, बट अगर वो 3 मार्क्स का है यू नीड टू राइट द कंटेंट ऑफ एटलीस्ट 3 मार्क्स। समझ में आ रहा है ना, वहाँ पे कंजूसी मत करना लिखने में। ठीक है, वो 10th क्लास की आखिरी लिखाई है तुम्हारी प्लीज़ वहाँ पे कंजूसी मत करना। ठीक है, तो दैट इज ग्लोबलाइजेशन। अब जो ग्लोबलाइजेशन है वो किन फैक्टर से जो बढ़ रही है बेसिकली, तो सबसे पहले अपनी जो चीज़ आती है वो टेक्नोलॉजी। ठीक है, टेक्नोलॉजी जितनी एडवांस होगी इंसानों की लाइफ उतनी ज़्यादा ईज होती जाएगी। ठीक है, और इसी वजह से, टेक्नोलॉजी की ही वजह से ग्लोबलाइजेशन भी उतना ज़्यादा ईज हो रहा है। ठीक है, अगर हम देखें तो टुडे वी कैन टॉक टू एनी पर्सन अराउंड द ग्लोब। ठीक है, हम अमेरिका के बंदे से बात कर सकते हैं, हम कहीं के भी बंदे से बात कर सकते हैं अगर हम अभी चाहें तो। दैट इजी इज टेक्नोलॉजी। समझ में आया, हम चिट्ठियों में बात नहीं करते अब, लेकिन कभी जब लोग चिट्ठियों में बात करते थे तो उनके लिए इमेजिन करना भी मुश्किल होता था कि मतलब उनके लिए तो जादू है। टू बी ऑनेस्ट, अगर हम अभी टाइम मशीन में फ़ोन लेकर चले जाएं उस ज़माने में जब हम लोग चिट्ठियों से कम्युनिकेट करते थे तो वो लोग बिलीव भी ना करें, उनके लिए तो जादू ही हो जाएगा ना। वो देखा नहीं है फिल्मों में, हम किसी अरे यार, फिल्मों में जब हम किसी ट्राइब के पास चले जाते हैं तो मतलब जिन्होंने जो बिल्कुल कनेक्टेड नहीं है वर्ल्ड से, उनके सामने हम शीशा तक दिखा देते थे तो वो पागल हो जाते हैं। क्या एक आइलैंड है ना जहाँ मतलब वो ट्राइब को कुछ मतलब नहीं किसी से, मालदीव्स, नॉर्थ सेंटिनल, पता नहीं मुझको यार, तो वो अलग ही आइलैंड है। आई डोंट नो, मुझे इतना कुछ नहीं पता, बट मैं बता रही हूँ कि उन लोग को शीशे तक के बारे में पता नहीं, ऐसा भी हमने कहीं देखा। तो मैं वही बता रही हूँ कि टेक्नोलॉजी कितनी जल्दी एडवांस हो रही है। ठीक है, और जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है उतनी ज़्यादा हमारे लिए ईज़ हो रही है। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी के बेटरमेंट के कारण जो हमारी ग्लोबलाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जा रही है। ठीक है, मतलब वहाँ की कोई बाहर की एमएनसी अगर यहाँ पे काम कर रही है तो यहाँ का ईच एंड एवरी डिटेल कि काम कैसे हो रहा है, कितने प्रोडक्ट सप्लाई हो गए, कितने नहीं हुए, वगैरह वगैरह, ब्ला ब्ला, हज़ारों चीज़ों की इन्फॉर्मेशन होती है। वो सारी वो मिनटों में भेज सकते हैं अपने हब में, जो भी वर्ल्ड में जहाँ भी उनका हब होगा। ठीक है, अगर ऐसा नहीं हो पाता तो किसी दूसरी कंट्री में अपना बिजनेस खोलना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता। ठीक है, क्योंकि मैंने अपना बिजनेस खोला, अब मैं जहाँ पे मैंने अपना बिजनेस को ओपन किया, मैं वहाँ से तो कहीं और जाऊँगी नहीं, मैंने एक दूसरी ग्रुप को भेजा कि तुम जाओ। अगर मैं उनसे कम्युनिकेट नहीं कर सकती हूँ तो फिर मतलब क्या रह गया, वो तो अपना वहाँ पे अपना ही बिजनेस कर लेगा, मेरा ब्रांड यूज़ करके, मुझे कभी पता भी नहीं चलेगा कि वो कितना प्रॉफिट कमा रहा है, कितना नहीं कमा रहा। मे बी उसको 50 रुपये का आ रहा है, वो साल खत्म होने मुझे 10 रुपये दे रहा है, कितना ही प्रॉफिट हो रहा है।
समझ में आया? तो ये बिजनेस बहुत टफ हो जाएगा अगर टेक्नोलॉजी नहीं रहेगी इन बिटवीन वर्ल्ड, ठीक है। और टेक्नोलॉजी होने के कारण बिजनेस, ट्रेड, ग्लोबलाइजेशन बेसिकली बहुत ज़्यादा ईजी हो चुका है, ठीक है। सो वन ऑफ द प्राइमरी फैक्टर दैट हैज एक्सेलरेटेड द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस इज रैपिड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट. दिस हैज अलाउड फॉर कंसिडरेबली स्पीडियर एंड मोर कॉस्ट इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कमोडिटीज़ ओवर ग्रेट डिस्टेंस, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी की बात उन्होंने यही बोली है कि क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली बात है, मैंने ईज़ की जो बात करी उससे कॉस्ट की भी बात हो जाती है, ठीक है। अभी अपन जब तक 4G यूज़ करते थे, 3G यूज़ करते थे तो अपने जो मोबाइल रिचार्ज है, मोबाइल का जो वो है, उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी. देन 5G कम केम. मतलब मैं ये नहीं बोल रही कि 4G और 5G में कोई डिफरेंस है, मतलब बहुत बड़ा डिफरेंस है, बट ऐसा नहीं कॉस्ट में कि वो 4G से 5G हो गया तो हमारी कॉस्ट कम हो गई. नहीं, जो टेक्नोलॉजी यूज़ होने लगी 4G को 5G बनाने में, उसकी कॉस्ट कम है, ठीक है. अब उसी वजह से जियो इज़ नॉट आस्किंग सो मच. मतलब उसने कितने टाइम तक तो उसने फ्री में बांटा है नेट, ठीक है. अब उसकी जो टेक्नोलॉजी है हमें इंटरनेट प्रोवाइड करने की, वो कंपेरेटिवली सस्ती है, इसलिए हमें कम पैसे देने पड़ रहे हैं. उसी तरीके से कई ऐसी चीज़ होती हैं, ठीक है, जिसके वजह से जैसी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगी वैसी जो हमारी कॉस्ट होगी वो कट होती जाएगी, हमें उतने ज़्यादा कम पैसे लगाने पड़ेंगे. समझ में आ रहा है? अब देखो, पॉलीथिन भी है, पेपर भी है, ठीक है. अगर सब लोग, लेकिन पॉलीथिन में मोस्टली जो बिजनेस होती हैं वो पॉलीथिन में अपना वो करती हैं, मतलब अपने सप्लाई करती है गुड्स की, ठीक है. लेस देख लो वगैरह वगैरह, बहुत सारे पॉलीथीन होती हैं, ठीक है. उनको समझ नहीं आ रहा कि कितना एनवायरमेंटल लॉस हो रहा है, कितने प्लास्टिक्स बन रही हैं. नहीं, बट वो ऐसा नहीं करने वाली. क्यों पता है? क्योंकि उसका कॉस्ट कम है. पॉलीथीन का कॉस्ट कम है, उसको मेंटेन करना ईजी है. एक बार पॉलीथीन का पैकेट बनाया, उसमें गुड्स भरा और उसको अब सप्लाई कर दिया. अब उसको कुछ, हमारे गुड को कुछ नहीं होने वाला, हमारे लेस को, हमारे वो स्नैक्स को कुछ नहीं होगा. अगर वहीं पे मैं पेपर से बनाने के सोच लूँ या फिर कोई ऐसे बायोडिग्रेडेबल चीज़ से बनाने का सोच लूँ, तो हो सकता है कि लेस से महंगा तो मेरा पैकेट हो जाए. समझ में आ रहा है? तो उनको सिर्फ अपना फ़ायदा दिख रहा है, उनको एनवायरनमेंट नहीं दिख रहा. तो वही बात है, जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी होगी उतनी अच्छी, मतलब उतना कॉस्ट कम होते जाएगा. और बिजनेसेस को क्या पड़ी रहती है, किसी हर बेस्ट तरीका, हर वो तरीका जिससे उनका कॉस्ट कम होता रहे. तो टेक्नोलॉजी की वजह से एक तो सबसे पहले ईज़ बढ़ रहा है, दूसरी चीज़ कॉस्ट कम हो रही है, ठीक है. तो जो बेसिकली ग्लोबलाइजेशन में हेल्प कर रहा है, ठीक है. सेकेंडली क्या? ट्रेड लिबरलाइजेशन. तो पहले इतना लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं.
पहले इतना लिख लो। इंटीग्रेटिंग मतलब मिलाना। ठीक है, अच्छा इसके बाद अभी अपन को टेक्नोलॉजी वाली पॉइंट भी लिखनी थी।
ठीक है, तो अपना जो सेकंड टॉपिक है जो ट्रेड लिबरलाइजेशन को अफेक्ट करता है वो जो ग्लोबलाइजेशन को अफेक्ट करता है वो क्या है, ट्रेड लिबरलाइजेशन। ठीक है, तो इसका सीधा मतलब क्या है, अगर हम ट्रेड, देखो लिबरलाइजेशन का मतलब अलग है, हमने हिस्ट्री में पढ़ा था टर्म 1 में क्या, फ्रीडम। ठीक है, अब ट्रेड लिबरलाइजेशन मतलब बिजनेस की फ्रीडम, समझ में आया। बिजनेस की फ्रीडम मतलब कैसे कि जो अपना वो होता है, कोई भी डिफरेंट जो अनदर कंट्री की जो कोई भी बिजनेस होता है या कोई भी एमएनसी होती है, वो अगर किसी भी कंट्री में, हमारी कंट्री में ही आकर अगर काम कर रही है तो उसको कुछ ना कुछ टैक्स देना पड़ेगा पर प्रोडक्ट सोल्ड। ठीक है, उसको पर सम, मतलब कि भैया 1000 प्रोडक्ट तुम्हारे बिक रहे हैं तो तुम्हें इंडिया को, इंडियन गवर्नमेंट को इतना इतना टैक्स देना पड़ेगा, दैट यू आर यूजिंग इंडियन लैंड, इंडियन सिटीजन फॉर योर प्रोडक्शन। ठीक है भाई, हमें हमारा इस्तेमाल हो रहा है ना, हम उसके सामान को खरीद रहे हैं तभी तो उसको पैसे मिल रहे हैं रिटर्न, ठीक, तभी तो उसका प्रॉफिट हो रहा है, तो भैया उसको कुछ ना कुछ टैक्स तो देना पड़ेगा इंडियन गवर्नमेंट को। तो ये होती है टैक्स। ठीक है, अब तुम सोचो कि तुम कुछ प्रोडक्ट्स है जो कहीं दूसरी कंट्री में बेच रहे हो। ठीक है, मान लो 10 रुपये उसका बनने का कॉस्ट आया। ठीक है, और उसका कॉस्ट तुमने 15 रुपये सोचा कि 5 रुपये में लोगों से प्रॉफिट कमाऊंगा, तो तुमने 15 रुपये कर दिया। वहाँ पे गए तो पता चला वो बोलता है 2 रुपये टैक्स मुझे देना पड़ेगा पर प्रोडक्ट, तो तुमने 16-17 रुपये उसका कॉस्ट कर दिया। खुश हो, एवरीथिंग इज गोइंग वेल, 17 रुपये का उसका कॉस्ट है, 2 रुपये उनको टैक्स दे रहे हो, 5 रुपये तुम्हारे पास आ रहे हैं ऐसा प्रॉफिट। लेकिन व्हाट इफ वो कल को वही कंट्री ये बोल दे कि हम अपने टैक्स को बढ़ाकर 2 रुपये नहीं 5 रुपये कर रहे हैं, समझ रहे हो, फिर मेरे पास कितना प्रॉफिट आएगा, सिर्फ 2 रुपये का प्रॉफिट आएगा और टैक्स कितना जाएगा, 5 रुपये का। क्या, ठीक है, और टैक्स कितना चला जाएगा, 5 रुपये का। और अगर ऐसा हुआ तो मेरे लिए बहुत नुकसान हो जाएगा। क्यों भाई, तुम 1000 प्रोडक्ट बेच रहे हो, उसमें 2 रुपये भी कमा रहे हो, तो भी तुम्हारा कितना प्रॉफिट हो रहा है, उसमें खुश रहो। नहीं, मेरे पास लोग हैं जिन्हें मुझे सैलरी देनी है। ठीक है, मेरे पास मशीन्स हैं जिन्हें मुझे मेंटेन करना है। ठीक है, मेरे पास, और टू बी ऑनेस्ट, अगर तुम एक बिजनेस रन कर रहे हो तो जो लोग तुम्हारे बिजनेस के प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, शॉपकीपर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, तुम्हें उनको अच्छे से खिलाना पिलाना भी पड़ता है। तुम्हें उनको घूमने उमने के लिए उनकी टिकटें भी करवानी पड़ती हैं, उनको बहुत अच्छे से रखना पड़ता है तुमको, क्योंकि इन टर्न वही तुम्हारा सामान बेच रहे हैं। ठीक है, तो मतलब ये सारी कॉस्ट होती है एक बिजनेसमैन के पास। ठीक है, इट डजंट मीन कि उसको एक प्रोडक्ट पे 5 रुपये का प्रॉफिट मिलता था, 2 रुपये का मिल रहा है, पर प्रॉफिट तो मिल रहा है ना, तो खुश रहे भाई। ऐसा नहीं होता ऐसा। ठीक है, उसको बहुत चीज़ें देखनी है। 5 रुपये के प्रॉफिट में 4 रुपये तो लोगों को सैलरी देने में चल जाता होगा, उसके पास सिर्फ 1 रुपये जा रहा है, बट स्टिल ही इज अ बिलियनियर। क्या आपने बताया था 17 रुपये, 17 रुपये में प्रॉफिट की बात कर रही हूँ, 5 रुपये के प्रॉफिट की बात कर रही हूँ। अगर उसके पास 5 रुपये का प्रॉफिट आ रहा है तो उसमें 4 रुपये तो उसको इधर उधर सैलरी देने में जा रहा है। उसके पास 1 रुपये ही आता होगा, शायद वो भी नहीं आता होगा, क्योंकि फिर पार्टनरशिप भी होती है, स्टॉक होल्डर्स भी होते हैं। सो बेसिकली इस वजह से जो है बिजनेस कम और ज़्यादा हो सकता है। अगर जो गवर्नमेंट है, मान लो मैं इंडियन गवर्नमेंट हूँ और मैं देख रही हूँ कि चाइना के इतने सारे बिजनेसेस इंडिया में आ रहे हैं, बहुत सारा पैसा वो इंडिया से लेके जा रहे हैं, चाइना में ले जा रहे हैं। ऑब्वियसली अगर मैं उनके प्रोडक्ट खरीद रही हूँ तो मेरा पैसा चाइना जा रहा है, तो ऐसा हो रहा है। अब इंडियन गवर्नमेंट को लग रहा है ये बहुत खतरनाक है, ये बहुत ज़्यादा जो है इनका बिजनेस बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहा है, इतना ज़्यादा ग्रो नहीं करवाना है हमें हमारे देश में। तो क्या करेगा, टैक्स बढ़ा देगा। इंडियन गवर्नमेंट क्या करेगा, टैक्स बढ़ा देगा कि भाई तुम्हें हम 2% का टैक्स लेते थे, अब हम 5% का लेंगे या 10% का लेंगे। ऑटोमेटिकली बिजनेसेस कम हो जाएंगे। ठीक है, ऑटोमेटिकली कई ऐसे बिजनेस होंगे, कई ऐसे ब्रांड्स होंगे जो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे कि हम इतना ज़्यादा टैक्स दे पाएँ, वो कम हो जाएंगे। या फिर 1000 प्रोडक्ट बिकते थे पहले, अब 500 ही बिकेंगे, अब वो सिर्फ 20 प्रोडक्ट ही लेकर आएंगे इंडिया में। समझ में आए? तो इस तरीके से टैक्स बढ़ाने से जो बिजनेस है वो कम हो जाता है और टैक्स को घटा देने से बिजनेस कम ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मेरे को पता चला अरे टैक्स कम हो गया वहाँ पे, अब मैं ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकती हूँ। ठीक है, तो मैं तो दौड़ते हुए चली जाऊँगी कि चलो अब तो बिजनेस करते हैं, अब तो मेरे को इतना टैक्स नहीं लगेगा। समझ में आया? तो ये बात याद रखना कि हमने टैक्स बढ़ाया बिजनेस कम हो जाएगा, हमने टैक्स घटा दिया तो बिजनेसेस ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब इससे जो इंडियन गवर्नमेंट है वो जो ट्रेड है, फॉरेन ट्रेड जो है इंडिया में आ रहा है, उसको कंट्रोल करती है, और इसी को हम कहते हैं ट्रेड लिबरलाइजेशन। मतलब कि जो ट्रेड हो रहा है, जो फॉरेन ट्रेड होता है, उस पर कितना
फ्रीडम है बेसिकली। उसमें कितनी फ्रीडम मिल रही है किसको? बिजनेसमैन को। ठीक है, कैसे? इंडियन गवर्नमेंट जो टैक्स लगा रही है उस हिसाब से। समझ में आ गया? तो ये है ट्रेड लिबरलाइजेशन, ये लिख लो। इम्पोर्टेड और एक्सपोर्टेड का मतलब तो पता है ना? इम्पोर्टेड मतलब जो देश में प्रोडक्ट्स आ रहे हैं और एक्सपोर्टेड मतलब जो जा रहे हैं। इतना लिखो, इसके ऊपर एक दो और पॉइंट है। उसी लिबरलाइजेशन के ही पॉइंट में है ये।
ठीक है, इसी के साथ तुम लोग एक छोटा सा और टॉपिक है वो भी देख लो, एफडीआई। ठीक है, इसका फुल फॉर्म ही आएगा मोस्ट प्रोबेबली, लेकिन एफडीआई क्या है वो भी पूछने, मतलब क्या होता है। तो अगर तुम एज एन इंडिविजुअल और एज एन कंपनी कुछ भी, तो एज एन ऑर्गेनाइजेशन अगर किसी फॉरेन एंटरप्राइज में इन्वेस्ट करते हो, पैसे लगाते हो, ठीक है, तो उसको हमने कहा है एफडीआई। अब एफडीआई का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब कि किसी भी फॉरेन एंटरप्राइज में, किसी भी फॉरेन कंपनी में अगर तुमने पैसे लगाए हैं तो वो किस हेडिंग के अंदर आ जाएगा, एफडीआई के अंदर आ जाएगा। ठीक है, कि तुमने फॉरेन इन्वेस्टमेंट की है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, उसका डेफिनेशन लिख लो। ठीक है, इसके बाद अपन पढ़ने वाले हैं WTO के बारे में। ठीक है, अब इसका फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जैसा समझ में आ रहा है, W से बहुत सारे वर्ल्ड के, WHO हो गया, WTO हो गया। ठीक है, वो क्या करते हैं, पूरे ग्लोब में जो उस पर्टिकुलर और मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन जिस भी पर्टिकुलर काम के लिए बना है वो चीज़ वो पूरे वर्ल्ड में देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये पूरे वर्ल्ड का ऑर्गेनाइजेशन देखता है। सिंपली इसको ट्रेड का काम दिया है तो ये पूरे वर्ल्ड का ऑर्गेनाइजेशन देखेगा, सॉरी ट्रेड देखेगा। ठीक है, अब इसमें 164 मेंबर्स हैं। ठीक है, और ये कब बना था, 1947 में बना है ये। ठीक है, और जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, GATT, ये एक दूसरा ऑर्गेनाइजेशन था, उससे निकल के आया है ये। ठीक है, उससे निकल के आया, उससे अरोज हुआ है। इसमें 164 मेंबर्स हैं। ठीक है, ये हमको बस यही हमारा डेटा वाला पार्ट था कि इसमें 164 मेंबर्स हैं। इसका काम क्या है कि ये ट्रेड देखता है, ये रूल्स बनाता है कि इस तरीके से ट्रेड होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ रूल्स तो होते ही होंगे ना कि कैसे ट्रेड होना है, कैसे नहीं ट्रेड होना है, भाई कौन सी कंट्री इस टैक्स से ऊपर नहीं ले सकती है, इससे मिनिमम नहीं ले सकती, वगैरह वगैरह करके बहुत से टैक्स रूल्स होंगे। वो रूल्स कौन देखता है, WTO देखता है। अगर किसी ने इस रूल्स को वॉयलेट किया है या फिर इस वॉयलेशन की वजह से कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो वो भी कौन देखेगा, WTO देखेगा। ठीक है, जब तक डिस्प्यूट इंडिया का है तब तक अपन सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं ना, लेकिन जब वर्ल्ड वाइड कोई डिस्प्यूट हो जाता है, इंडिया और चाइना के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो फिर कौन देखेगा, आई मीन इन ट्रेड। ठीक है, तो फिर कौन देखेगा, WTO देखेगा। ये काम होता है WTO का। ठीक है, इनके बारे में लिख लो।
कोई बुक दिखाना मुझको पॉलिटिकल साइंस की, इकोनॉमी की, सॉरी। ठीक है, तो अब यहाँ पे बस ये बोला गया है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। तो हम ये चीज़ पहले भी पढ़ चुके हैं कि ग्लोबलाइजेशन के क्या एडवांटेजेस थे, तो वही एडवांटेजेस ही हुए इंडिया में भी बेसिकली। ठीक है, सबसे पहले तो हमारा एम्प्लॉयमेंट वाला फैक्टर। ठीक है, ये सारी चीज़ अब स्टोरीज बनाने वाली है, ठीक है, तुम लोग बना सकते हो, पर मैं बता रही हूँ। सबसे पहली चीज़ एम्प्लॉयमेंट वाली, हमें बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिली है MNCs के कारण, ग्लोबलाइजेशन के कारण। सेकेंडली क्या, हमें बहुत सारे ऑप्शंस भी मिले उसी के साथ। ठीक है, हम जो MNCs है उन्होंने कई जगहों पे अपना इंटरेस्ट देखा, जैसे कि हमारे सेल फोन्स हो गए, ऑटोमोबाइल्स हो गए और वगैरह वगैरह। ठीक है, इवन फूड्स और गुड्स, इन सारी चीज़ों में भी उन्होंने अपना इंटरेस्ट देखा, जिसके वजह से इंडियन पीपल के पास आज बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये बात हो गई। दूसरी मैंने बताया एम्प्लॉयमेंट वाली बात हो गई। ठीक है, तीसरी यहाँ पे क्या रीज़न दिया गया है तुम्हारे बुक में कि जो इंडियन देखो, सो कंपनी है उसे बाहर तो होती नहीं, इंडिया में भी है कुछ, तो कंपनी इंडिया में भी है। तो इंडियन जो कंपनी थी, जो लोकल कंपनीज थी, उनको बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन फील हुआ। ठीक है, और कंपटीशन फील होने के कारण उन्होंने अपना प्रोडक्शन और अपनी क्वालिटी और ये सारी चीज़ों को मेंटेन किया, इस चीज़ों को बढ़ाया। तो बेसिकली बाहर की कंपनी आने के वजह से जो कंपटीशन हुआ, उससे इंडियन कंपनीज जो है वो भी डेवलप हुई। ठीक है, तो ये भी एक इम्पैक्ट है। ठीक है, मतलब बस ये समझ लो कि बस अब वो चीज़ अपन को मिल गई है ग्लोबलाइजेशन, उसके बारे में अच्छा ही सोचना है, अब जितना अच्छा सोच सको। ठीक है, अब जो बुरा हो रहा है उसको भी अच्छा बना के सोचो समझ रहे हो ना बात को। तो इसलिए हमने ये बात बोल दी है कि भाई क्या, कि वो लोग आई तो इन लोगों को कंपटीशन फील हुआ, इसलिए उन्होंने अपनी क्वालिटी बढ़ा दी। ठीक है, दूसरी चीज़ तो एम्प्लॉयमेंट बोला ही है, और तो तीसरी चीज़ कि हमारे पास बहुत सारे वो आए, क्या बोलते हैं, ऑप्शंस मिले हमको। ठीक है, तो पहले इतना लिखते हैं।
जल्दी लिख लो, फिर अपना आखिरी टॉपिक बचा है, फिर ये चैप्टर खत्म। ठीक है, अपना लास्ट जो टॉपिक है वो क्या है, स्ट्रगल फॉर अ फेयर ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे फेयर ग्लोबलाइजेशन क्या बोला गया है, अगर अपन देखें तो अपन ने पूरे चैप्टर में मोस्टली बातें कर ली एमएनसीज की, मोस्टली बातें कर ली जो कंपनीज इंडिया के बाहर की हैं कि वो कैसे आएंगी और इंडिया में टैक्स वैक्स लगेगा। हमने ये नहीं सोचा कि हमारी कंपनीज भी तो हैं और वो भी बाहर जा रही है। ग्लोबलाइजेशन इज अ वर्ड नॉट ओनली फॉर फॉरेनर्स ना, इट्स फॉर इंडियंस टू। बट क्या इवन है, और एक कंपनी ही नहीं है इतनी इंडिया में, तो फिर इवनली ग्लोबलाइजेशन का फ़ायदा कैसे उठाया जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली स्ट्रगल फॉर क्या बोलते हैं, ये फेयर ग्लोबलाइजेशन में उन्होंने बोला है कि इवननेस नहीं है, समझ में आया, बोथ द वेज इवननेस नहीं है। अगर दूसरी कंपनीज जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो भी अगर इंडिया में आ रही है तो उनके प्रोडक्ट की एक स्टैंडर्ड होती है, एक प्राइस होती है। ठीक है, इंडियंस जो हैं वो इतना एक छोटी छोटी चीज़ों के लिए इतने प्राइस पे नहीं करते हैं। ठीक है, अगर अपन देखें तो हम जो इतने अमीर नहीं है, अमेरिकन जितने अमीर नहीं है हम, या चाइनीज जितने अमीर नहीं है कि हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए एक स्टैंडर्ड प्राइस पे करें। ठीक है, कई चीज़ें तो हम ऐसे ही जाने देते हैं, ठीक है, या फिर कम में चला लेते हैं। तो क्या इसमें बात क्या हो रही है बेसिकली कि अगर वो छोटी, देखो इंडियन इतनी कंपनीज है नहीं, सारे ऑप्शंस हमको मल्टीनेशनल कंपनीज दे रही हैं। अगर हमें मल्टीनेशनल कंपनीज ऑप्शन दे रही हैं तो ये भी हम जो लोग हैं वो मल्टीनेशनल कंपनीज के प्रोडक्ट खरीदेंगे। अगर हम मल्टीनेशनल कंपनीज के प्रोडक्ट खरीदेंगे तो ये बहुत ज़रूरी है कि उनकी प्राइस हमारे बजट में होनी चाहिए, हमारे बजट में होनी चाहिए, ताकि हम अपने और कामों में लगा सकें उस पैसों को, ना कि सिर्फ गुड्स खरीदते खरीदते वो लगा लें। क्योंकि भाई गवर्नमेंट का भी होता है वो महंगाई घटाए, महंगाई को कम करे। ठीक है, तो बोथ द वेज कि मल्टीनेशनल कंपनीज अपनी कंट्री में कोई प्राइस रखती होगी पर इंडिया में वो सेम प्राइस नहीं रखती है। इसलिए तुमने देखा होगा कोई भी प्राइस, इवन आईफोन का भी प्राइस है तो उसकी अलग अलग कंट्री में अलग अलग प्राइस होती है। ठीक है, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग प्राइस सेट करते हैं वो लोग। ये नहीं कि सब जगह इतना है तो इतना ही सबको पे करना पड़ेगा, जिनको लेना है लो, जिनको नहीं लेना मत लो, ऐसा नहीं होता। सब जगह अपना अपना प्राइस सेट करती है। ठीक है, तो बोथ द वेज ग्लोबलाइजेशन इवन होना चाहिए। बोथ द वेज इन द सेंस, अगर हम कस्टमर हैं, अगर हमारी कंट्री एज एन कस्टमर ट्रीट हो रही है तो भी हमारी भी सोचनी चाहिए। उस कंपनी की तो हम सोच ही रहे हैं टैक्स को घटाकर, उस कंपनी की भी सोची जाए, हमारी भी सोची जाए। दूसरी चीज़, अगर हम एक कंपनी बने तो दूसरी कंट्रीज भी हमारी सोचें, हमारे प्रोडक्ट की सोचें कि हमारी इतनी कॉस्ट रहेगी, हमारी टैक्सेस को घटाओ, ज़्यादा टैक्सेस मत रखो। ठीक है, तो बोथ द वेसेस जो ग्लोबलाइजेशन है वो स्टिल इवन नहीं है, लेकिन इवन होनी चाहिए। ठीक है, ये बात बोली गई है। अब बस ये प्रॉब्लम है एक फेयर ग्लोबलाइजेशन। फेयर मतलब कि यार हम जितना तुम्हारे लिए कर रहे हैं तुम भी हमारे लिए उतना करो, वो वाली बात है। ठीक है, तो उसके लिए क्या हम कर सकते हैं, ये हमने बात कर ली कि क्या स्ट्रगल है। अब उसके लिए कर क्या सकते हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कि इट हैज़ द टू हेल्प स्मॉल प्रोड्यूसर्स बूस्ट द आउटपुट। इट यहाँ पे गवर्नमेंट है कि गवर्नमेंट के पास इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स हैं, जो लोकल कंपनीज हैं, जो बहुत ही छोटे लेवल की कंपनीज हैं, उनको हेल्प किया जाए। ऑल्दो ऐसा कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, वो हम आज कंपनी खोलेंगे ना, वो गवर्नमेंट कल हमारे पास पहुंच जाएगी टैक्स लेने के लिए कि तुमने हमसे बिना पूछे कंपनी कैसे खोल ली, तुम्हें टैक्स पे करना पड़ेगा। 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, तुम वो चला रहे हो, तुम्हारा लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, वी डोंट केयर, वी नीड टैक्स। ठीक है, बट जो भी है गवर्नमेंट को करना चाहिए ऐसा कि उसको छोटे प्रोड्यूसर्स की हेल्प करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर छोटा प्रोड्यूसर कुछ भी प्रोड्यूस कर रहा है तो वो तो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता जहाँ एमएनसीज जैसी बड़ी बड़ी कंपनियाँ एज एन ऑप्शन रखी हुई हैं। समझ में आया? तो हमें छोटे प्रोड्यूसर्स का हेल्प करना चाहिए ताकि वो लोग बढ़कर आएँ, उभर कर आए। ठीक है, सेकेंडली क्या, इट कैन इंश्योर दैट लेबर रूल्स आर फॉलोड एंड दैट वर्कर्स राइट्स आर प्रोटेक्टेड। मतलब बहुत सारी एमएनसीज अगर इंडिया में आ रही है और वहाँ पे इतनी सारी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है इंडिया में, तो जितने एम्प्लॉयर्स काम कर रहे हैं उनकी एक वैल्यू मेंटेन होनी चाहिए। ये नहीं कि भाई बहुत सारे लोग हमने इंडिया से उठा लिया, हम उनको कैसे भी ट्रीट कर रहे हैं, उनसे रात दिन काम करवा रहे हैं, उनको पैसे भी ढंग से नहीं दे रहे। ये सब नहीं कर सकती एमएनसीज, उसको गवर्नमेंट के हिसाब से काम करना चाहिए। ठीक है, ये सेकंड चीज़ हुई। देन व्हाट, द गवर्नमेंट कैन डिप्लॉय ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्स्टिकल्स इफ रिक्वायर्ड। ठीक है, अगर कोई एमएनसी या कोई भी बिजनेस जो है किसी भी तरीके से सही नहीं है तो गवर्नमेंट को ऑब्स्टिकल्स लगाने चाहिए, बेसिकली टैक्सेस बढ़ाने चाहिए, उसको रोकना चाहिए। उसमें ये नहीं कि चलो अब उनके हक है वो तो आएंगे इंडिया में और ट्रेड करेंगे, नहीं, वी कैन स्टॉप देम।
ठीक है। देन इट कैन नेगोशिएट फॉर फेयर रूल्स इन द WTO। मैंने क्या बोला कि सबका, हर कंट्री का एक प्राइस होता है, हर कंट्री एक चीज़ को सेम प्राइस पे अफोर्ड नहीं कर सकती जैसे दुनिया अफोर्ड कर रही है, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट है वो WTO से जाके बोल सकती है कि हमारे लिए कुछ फेयर रूल्स रखो, फेयर प्राइस रखो, एक फेयर प्राइस रखो। जैसे अपनी, तुमने इकोनॉमी में ही पिछले साल पढ़ा होगा, हमारे जो अनाज होते हैं, अनाज, चावल, दाल, उनका भी एक फेयर प्राइस होता है कि वो इतने पे बिकनी चाहिए या इतने पैसे किसानों को मिलना चाहिए, जो भी। तो वैसा गुड्स के मामले में भी हो, ताकि हमें ज़्यादा पे ना करना पड़े किसी चीज़ के लिए, ठीक है। देन व्हाट, इट कैन ऑल्सो बैंड टुगेदर विद अदर डेवलपिंग कंट्रीज विद सिमिलर इंटरेस्ट टू कम्बैट द WTOs। तो यहाँ पे क्या बोला इन्होंने कि हम जो है दूसरी कंट्रीज़ के साथ मिक्स हो सकते हैं या फिर डील कर सकते हैं कि भाई हम अपना कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, हम अपनी कंपनीज़ के जो भी आपको चाहिए, जितना भी हमारा माल चाहिए, हमारे क्या बोलते हैं प्रोडक्ट्स चाहिए, हम आपको इस प्राइस पे देंगे जितने में आप खुश हो, आपके सिटीजन्स खुश हैं। आप भी हमारे लिए सोचो, हम आपके लिए सोच रहे हैं, आप भी हमारे लिए सोचो। इस तरीके से कंट्रीज एक दूसरे से मिल सकती हैं, साथ में आ सकती है, टीम अप कर सकती हैं, जिससे सबका फ़ायदा होगा, ठीक है, सारे सिटीजन्स का फ़ायदा होगा, ठीक है। आपके कंट्री में जैम नहीं मिलता, हम जैम देंगे इस प्राइस पे, आपके सिटीजन्स खुश, ठीक है। हमारे यहाँ पे कोई एक्स प्रोडक्ट नहीं मिलता, आप हमें वो दे दीजिएगा इस प्राइस पे, हमारे सिटीजन्स खुश। ऐसे टीम अप कर सकते हैं, किसी का नुकसान नहीं हो रहा, सबका मुनाफा हो रहा है, सब कोई खुश। तो ये सारी चीज़ हो सकती है एक फेयर ग्लोबलाइजेशन के लिए, ठीक है। तो ये अपना आखिरी, ये लिख लो।
तो यहाँ पे अपना ये चैप्टर ख़त्म हो रहा है।